ओके, सो कल हमने डिस्कस किया था कि दैट विल स्टार्ट विथ बूलियन अलजेब्रा लॉजिक चैप्टर 2. ठीक है, टुडे सो कुछ एक आध क्वेश्चंस या कुछ एक आध, खैर कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, क्वेश्चंस ही कुछ बचे होंगे तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब भी एक टाइम मिलेगा. तो आज फ्रेश डे, वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश टॉपिक. तो आवाज एक बार चेक कर लेना भाई पीछे. सो बूलियन अलजेब्रा, ओके. सो आपकी कल की क्लास में कुछ डिस्कशन करते करते एक पॉइंट निकला था कि जैसे 1+1 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो वहां तो हमने डिस्कस किया ही था कि 1+1 1 भी हो सकता है, 1+1 2 भी हो सकता है, 1+1 सम इज इक्वल टू 0 कैरी 1 भी हो सकता है. ये बाइनरी नंबर सिस्टम में होगा, ये डेसिमल में होगा और ये आपका बूलियन में होगा. तो ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे पास बूलियन ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऑलरेडी हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है. तो बूलियन की नीड क्यों थी? बूलियन की नीड इसलिए थी कि लॉजिक गेट्स जो है ना डेसिमल फॉलो कर सकते हैं ना ही आपका बाइनरी फॉलो कर सकते हैं. लॉजिक गेट की अगर मुझे एनालिसिस चाहिए, तो लॉजिक गेट का अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मेरे पास ऐसा अलजेब्रा होना चाहिए जो लॉजिक गेट्स फॉलो करे, जो कि आपका होता है बूलियन अलजेब्रा, जिसमें कि आप देखेंगे कि आपका 0+0 इज इक्वल टू 0 या 0+1 इज इक्वल टू 1, मतलब बूलियन में जो एंड गेट और गेट जो फॉलो करते हैं ना, वो वाले लॉस की बात कर रहे हैं हम लोग. एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब जो गेट्स जिस लॉजिक को फॉलो करते हैं उस अलजेब्रा का जो नाम है दैट इज बूलियन अलजेब्रा. तो ऑलरेडी नंबर सिस्टम थे बट फिर भी बूलियन अलजेब्रा की नीड हुई बिकॉज लॉजिक गेट्स फॉलो बूलियन अलजेब्रा. ठीक है, इसी को जो आपके बूलियन अलजेब्रा है उसके लॉस को 1 by 1 हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ओके. तो ये तो कल ऑलरेडी लिखा हुआ था तो इसमें और कुछ लिखने की नीड नहीं है. सो वी विल स्टार्ट विथ लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा. laws of Boolean algebra. Laws of Boolean algebra. ठीक है, laws of Boolean algebra. तो first we will start with 0+0 is equal to 0, 0+1 is equal to 1, 1+0 is equal to 1, 1+1 is equal to 1. ठीक है, ये वाला फैन चालू होता है कि चेक करना? तो अच्छा यहीं पे है क्या ये? वहां से देख तो बटन ऑफ है क्या? वहां से कहीं से ऑफ होगा क्या? ओके, सो नाउ वैसे ही एंड गेट के लिए होगा 0.0 विल बी इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1.1 इज इक्वल टू 1. देन आपके पास नॉट लॉज होते हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. ठीक है, सो ये बेसिक लॉज है जिसपे आपका पूरा का पूरा बूलियन अलजेब्रा बेस्ड. सो एंटायर बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन दीज लॉज. इन लॉज पे बूलियन अलजेब्रा बेस्ड है. ओके, अब ये तो जीरोस और वंस की बात हुई. बूलियन अलजेब्रा है तो वेरिएबल्स भी होंगे. वेरिएबल्स के साथ इन ऑपरेशंस में क्या क्या चेंजेस होता है वो अब देखते हैं नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इन्हीं एंड लॉस की बात करेंगे, लेकिन वेरिएबल्स को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, जैसे कि a.0 विल बी इक्वल टू 0, a.1 इज इक्वल टू a.a इज इक्वल टू a.b
ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एंड लॉज है, ये भी एंड लॉज थे, लेकिन यहां पे क्या हुआ, हमने वेरिएबल को इंक्लूड कर दिया ए के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देन और लॉस, सेम वेरिएबल्स इंक्लूड करेंगे। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नोट करते चलिए। देन अगर मैं नॉट लॉस की बात करूं, सो इट इज लाइक दिस कि इफ a is equal to 0, a complement will be equal to 1. If a is equal to 1, a complement will become 0. And the third one, double complement of a is equal to a. Double complement of a is equal to a. Double complement of a is equal to a. Next is commutative law. Commutative law, ये है तो बहुत ही सिंपल, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मीनिंग क्या है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि आपके पास जैसे मान लो एक और गेट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और गेट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और गेट है। तो अगर आप ऊपर वाले इनपुट में ए दोगे और नीचे पे बी दोगे, या नीचे में ए दे दूं ऊपर वाले इनपुट में बी दे दूं, दोनों से आंसर तो एक ही आएगा ना, ए प्लस बी प्लस ए, जो कि सेम होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ का बेसिक सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी लॉजिक गेट जो होता है उसके जो दोनों इनपुट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक इनपुट स्पेशल है और एक इनपुट नॉर्मल है, मतलब ये दो इनपुट की बात कर रहा हूं, दोनों इनपुट एक ही है। तो अगर आपको दो इनपुट ए और बी अप्लाई करना है तो आप किसी पे भी ए अप्लाई करो, किसी पे भी बी अप्लाई करो, टोटल रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सी। ये मीनिंग है कम्यूटेटिव लॉ का। सो जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो आपका कम्यूटेटिव लॉ है वो सभी गेट्स के लिए वैलिड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, वैसे ही अगर आप देखोगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, एंड नॉर गेट ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी प्लस ए होल कॉम्प्लीमेंट, a dot b whole complement is equal to b dot a whole complement, XOR gate a XOR b is equal to b XOR a XNOR b is equal to b XNOR। कोई भी गेट के लिए अगर आप देखोगे दोनों जो इनपुट होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट इनपुट्स है, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है किसी इनपुट में, दोनों सेम है। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ जैसे ये हो गया, ए प्लस बी और सी में ब्रैकेट लगा दो, अब ब्रैकेट ए और बी में लगाओ और फिर सी में लगाओ। है तो बहुत ही सिंपल, बट अगेन सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे कम्पिटिटिव लॉ का सिग्निफिकेंस था कि किसी भी लॉजिक गेट में दोनों इनपुट सेम होते हैं, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं होता है टर्मिनल में, तो यहां पे भी एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको 3 इनपुट को प्लस करना है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपने पहले बी और सी को OR गेट से पास किया और फिर इसके बाद ए को पास किया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूं। एंड उसके बाद जो भी उसका आउटपुट है उसको आपने ए के साथ किया। ठीक है, सो ये हुआ ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आप ए और बी को पहले सॉल्व कर लो, और फिर इसका जो आउटपुट है उसको सी के साथ सॉल्व करो, लाइक दिस। ए बी पहले सॉल्व होगा और फिर ये सी के साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी। अगेन सिग्निफिकेंस आपको दिख गया होगा, 3 इनपुट को प्लस करना है लेकिन गेट तो 2 ही इनपुट ले सकता है, तो कोई भी 2 को पहले ले लो, उसके बाद जो बचा हुआ है उसके थर्ड को ले लो, आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा? सी। आप ए और बी को पहले सॉल्व करो और फिर उसके आंसर को सी के साथ सॉल्व करो, या बी और सी को पहले सॉल्व करो और फिर उसके आंसर को ए के साथ सॉल्व करो, मीनिंग तो सेम ही होगा। सो ये मीनिंग है, ये सिग्निफिकेंस है एसोसिएटिव लॉ का, ये सिग्निफिकेंस है एसोसिएटिव लॉ का, ये सिग्निफिकेंस है एसोसिएटिव लॉ का। अब देखिए यहां पे ध्यान से एक बार देखिए एक बात को, देखो और गेट के लिए आपने क्या लिखा, ध्यान से देखो, और गेट के लिए आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब एंड गेट के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, a डॉट बी, ए और बी को पहले सॉल्व किए फिर सी को, और यहां पे क्या हुआ, बी और सी को पहले सॉल्व किए और फिर ए को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सॉर गेट में क्या होगा, पहले ए एक्सॉर बी को सॉल्व किए फिर एक्सॉर सी के साथ, यहां पे बी एक्सॉर सी को पहले सॉल्व किए और फिर ए के साथ। नेक्स्ट ए एक्सनॉर बी देन एक्सनॉर विथ सी, बी एक्सनॉर सी एक्सनॉर विथ ए। ठीक है, ओके। अब नॉर गेट के लिए कैसे होगा, एक बार सोचो कैसे लिखोगे, नॉर गेट के लिए कैसे होगा, एक बार सोच के देखो, चेक फॉर द नॉर गेट एक्सप्रेशन कैसे होगा। एंड अगर नॉर गेट का एक्सप्रेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर नॉर गेट का एक्सप्रेशन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये देखिए यहां पे सर्किट बना लेते हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहां पे सर्किट बना लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो ये नॉर गेट, ये नॉर गेट, ये नॉर गेट, ये नॉर गेट, मतलब वही हुआ ना, मुझे 3 इनपुट को सॉल्व करना है तो या तो मैं किसी भी 2 को पहले सॉल्व करूं और बचे हुए को थर्ड, आंसर को थर्ड के साथ सॉल्व करूं। तो एक्सप्रेशन कैसे होगा, देखो क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है एक्सप्रेशन लिखना, इसलिए आपको मैं सर्किट से बता रहा हूं। देखो इन दोनों में जरूरत नहीं पड़ी मुझे आपको सर्किट बताने की, इन दोनों में भी जरूरत नहीं पड़ी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए जरूरत पड़ रही है। देखो इसको क्या लिखोगे, बी प्लस सी होल कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। इसको देखना सही लिख रहा हूं कि नहीं, एक तो हो गया बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, एक हो गया ए प्लस के साथ होल कॉम्प्लीमेंट, यही है।
इसको लिखूंगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इसको लिखूंगा, एक तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है और फिर प्लस सी करके एक होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी के साथ, उसके बाद सी के साथ, पहले ए और बी। यहां पे क्या है, पहले बी और सी, इसका जो आउटपुट आएगा उसको ए के साथ। एक बार चेक करो, एक्सप्रेशन लिखने का तरीका सही है, लेकिन बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इक्वल नहीं होता है। नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, वैसे ही नैंड गेट भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, आप लोग चेक करना है कि एक्सप्रेशन सही लिख रहा हूं कि नहीं। ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, बट फिर भी ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट, डॉट ए का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड अगेन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो यूनिवर्सल गेट्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। नोट, यूनिवर्सल गेट्स do not follow associative law. Universal gates do not follow associative law. Universal gates, एक बार साउंड चेक करना, यूनिवर्सल गेट्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ओके, लाइव ऐप में एक बार कंफर्म कर देंगे, जस्ट क्योंकि किसी एक ने लिखा था तो कंफ्यूजन ना हो। लाइव ऐप वाली स्क्रीन खोलो। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, ओके, चलो। यूनिवर्सल गेट्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यूनिवर्सल गेट्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यूनिवर्सल गेट्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ओके, इतने लॉज के बेसिस पे कैन यू चेक कि एक क्वेश्चन देता हूं, सिंप्लीफाई। सो फंक्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ट्राई कीजिए, सिंप्लीफाई करना, मिनिमाइज, ठीक है, रिड्यूस करना है, मिनिमाइज करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो, अगेन थोड़ा सा
टिपिकल, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन है तो एकदम इजी होगा तो सबसे बन जाएगा, टिपिकल क्वेश्चन ही दिया हूं पहला। देखो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप्स क्या होंगे ध्यान से देखो। ये जो बी सी है, इस बी सी को डॉट वन कर सकता हूं मैं, क्योंकि डॉट वन करने से कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है, कहीं भी डॉट वन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, ये जो टर्म है बी सी, इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, ए, ठीक है, ए नहीं है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, वन को लिखूंगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, वन को लिखूंगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी वेरिएबल नहीं है वही लिखना है आपको, ठीक है, ओके। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए सी। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉमन निकालूं तो ये वन प्लस सी हो गया, और अगर मैं सेकेंड और फोर्थ में ए सी कॉमन निकालूं तो ये बी प्लस वन हो गया, वन प्लस सी इक्वल टू वन होगा, वन प्लस बी भी इक्वल टू वन होगा, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट वन प्लस ए सी डॉट वन, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी, ये आपका आंसर, दिस इज द मिनिमाइज्ड आंसर। अब क्योंकि ये मैंने बोला कि ये क्वेश्चन टिपिकल है, ठीक है, तो इस पे एक डिस्कशन होगा कि मैंने एग्जैक्टली वही स्टेप्स फॉलो क्यों किए जो आपको यहां पे दिख रहा है। मैं कहीं और भी वन मल्टीप्लाई कर सकता था, मैं वन को कुछ और भी लिख सकता था, तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स एग्जैक्टली मैंने ऐसे ही क्यों फॉलो किए, तो उस पर एक छोटा सा डिस्कशन पहले नोट कर लीजिए, ये पहले नोट कर। ओके, सो बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि ये एक लॉ होता है जिसका नाम है कंसेंसस लॉ। अब ये लॉ में क्या क्या चीजें ध्यान देने की है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज कि जो आपका फंक्शन है वो होना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपका फंक्शन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन और कुछ है उस क्वेश्चन में, और क्या डिफरेंट है जो इसमें नहीं लिखा है मैंने, क्या डिफरेंट है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, एक ही कॉम्प्लीमेंट है, एक ही वेरिएबल पे आ सकता है ना, या तो ए पे आएगा या तो बी पे आएगा या तो सी पे, और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ए पे आना चाहिए, कोई भी ए पे, अगर ए के ऊपर ही आना है तो कोई भी ए पे आ सकता है, मतलब इस ए पे आए या इस ए पे आए, दोनों में आ सकता है। ए के अलावा बी और सी में भी आ सकता था, तो मान लो बी में आ गया, जस्ट इतने एग्जांपल मैंने लिए। अब देखो, दो पॉइंट है कंसेंसस लॉ के पहचानने के कि कहां पे ये लॉ लगेगा। पहला पॉइंट, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के जैसे होना चाहिए, और जैसा कि ये है, किसके जैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सेकेंड पॉइंट, एक ही वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, या इसी को मैं दूसरे वे में बोलता हूं,
वेरिएबल ए कॉम्प्लीमेंट भी दिख रहा है और नॉर्मल भी दिख रहा है, और ऐसा ही एक ही वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल नॉर्मल में भी होगा और कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। बी नहीं है, बी ओनली नॉर्मल, सी ओनली नॉर्मल नहीं। आपको क्या चाहिए? एक ही वेरिएबल जो कि नॉर्मल भी है और जो कि कॉम्प्लीमेंट भी है। तो यहां पे कौन सा वेरिएबल है फर्स्ट वाले में जो नॉर्मल भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है? ए। यहां पे वो कौन सा वेरिएबल है जो नॉर्मल भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है? ए। यहां पे कौन सा वेरिएबल है? बी। ठीक है, अब इसमें आपको करना है कि भाई जो वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों हैं वो टर्म को हाईलाइट कर दो। ठीक है, जो वेरिएबल नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में है वो दोनों टर्म को हाईलाइट कर दो। इसमें कौन कौन से टर्म हाईलाइट होंगे? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट एंड थर्ड। ये हाईलाइट, ये हाईलाइट। इसमें कौन कौन से टर्म हाईलाइट होंगे? फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी आपने हाईलाइट किया है वही आंसर होगा। जो भी आपने हाईलाइट किया है वही आंसर होगा। जो भी आपने हाईलाइट किया है वही आंसर होगा। जो भी आपने हाईलाइट किया है वही आंसर होगा। यहां पे देखो कौन सा वेरिएबल है जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों है? ए। ए के दोनों टर्म्स को हाईलाइट करो, आ गया आंसर। अब ये जो मैंने जस्टिफाई किया है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है? देखो, मुझे पहले ही पता था कि ये दोनों आंसर में आने वाले हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था, जब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा था, मेरे माइंड में पहले था कि ये दोनों आंसर आएगा। इसका मतलब ये भी मेरे माइंड में था कि ये नहीं आएगा, और जो नहीं आएगा उसी में जो वेरिएबल बच गया है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। स्टेटमेंट को फिर से सुनिए, जो आंसर में नहीं मिलेगा उसमें जो वेरिएबल है वही आपको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि यहां पे अब मुझे पता है कि कौन सा नहीं आएगा, ये वाला एसी। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो फर्स्ट और सेकंड को तो मैं एज इट इज ऐसा ही लिखूंगा, नो चेंज। एसी नहीं मिलने वाला है तो मैंने एसी को चूज किया, और एसी में कौन सा वेरिएबल नहीं है? बी। तो यहां पे लिखूंगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो जो भी टर्म नहीं मिलने वाला है उसमें जो मिसिंग वेरिएबल है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो।
ओके, अब देखिए, एक तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी पे एप्लीकेबल है, उसी तरीके से ये ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस सी पे भी एप्लीकेबल होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी पे भी एप्लीकेबल होगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी पे भी एप्लीकेबल होगा। अब क्या क्या हो सकता है यहां पे? हो सकता है ये बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, यहां पे हो सकता है ये सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, और यहां पे हो सकता है ये ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो। वही कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है और आपको आंसर लिख देना है। एक वेरिएबल ऐसा होगा जो नॉर्मल भी है, जो कॉम्प्लीमेंट भी है, वही दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे। इतना ही सिंपल है, कंप्लीट कर लो। एक ही वेरिएबल होगा जो कि नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, वही दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे, वही दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे। तो देखो, फर्स्ट में कौन सा वेरिएबल है? बी, तो ये बी के दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे। सेकंड में सी है, तो ये सी के दोनों टर्म्स। देन ए है, तो ये ए के दोनों टर्म्स आपको आंसर में मिलेंगे। सो ये इसका आंसर होगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर होगा बी प्लस सी। दिस विल बी बी प्लस सी एंड ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, and this is a complement plus b, a plus c, a complement plus b, a plus c. Okay, so this is consensus law. ठीक है, नोट हो गया? Okay, next is distributive law. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहला तो बहुत ही सिंपल है, हम हमेशा यूज भी कर लेते हैं और नेम नहीं पता रहता है कि क्या यूज कर रहे हैं। सो जैसे जस्ट ये जो ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जस्ट जो हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए बी प्लस ए सी, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करना। सेकेंड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में ये मैक्सिमम चांस है कि यूज होगा।
और अगर आप इसको यूज करोगे तो कम नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व भी होगा। तो इसको अवॉइड करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। वैसे तो आसान ही है, लेकिन बाकी सबसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट यूज करना ही होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें वो सब देखते हैं। अब देखो a प्लस बी सी की जगह ये a प्लस बी सी डी भी हो सकता है। तो ये होगा a प्लस बी, ये होगा a प्लस सी, ये होगा a प्लस डी, ठीक है। ओके, अब कुछ भी हो सकता है, p प्लस क्यू आर एस भी हो सकता है। तो ये होगा p प्लस क्यू, p प्लस आर, p प्लस एस। तो ये समझ लो कि जैसे बी सी डी था, तो ये बी सी और डी डिस्ट्रीब्यूट हो गया अलग अलग ए के साथ, क्यू आर एस था, क्यू आर एस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया पी के साथ। इसका उल्टा भी उतना ही कंफर्टेबल होना चाहिए हमें, इसके उल्टे में भी उतना ही कंफर्टेबल होना चाहिए कि अगर p प्लस क्यू और p प्लस आर लिखा है तो ये होगा p प्लस क्यू आर। अगर a प्लस बी डॉट a प्लस सी लिखा है तो ये होगा a प्लस बी सी। है वही चीज, बट जस्ट इसलिए इसमें इतना लिखवा रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वी विल सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेकेंड वाला स्पेशली, ओके। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। सो ये भी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, आई मीन यूज कर लिया था। जैसे ये वाला भी a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी हमने क्वेश्चन में किया था, तो ये भी यूज्ड इन चैप्टर 1। डी मॉर्गन्स भी हमने यूज किया था, तो दैट वाज कि a डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब ये कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल a डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई एंड सो ऑन का होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ई कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। एंड ये है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड सो ऑन का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। So this is De Morgan's law, De Morgan's theorem. ओके, अब देखिए नाउ सी डुअल ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का डुअल क्या होता है? किसी भी एक बुलियन फंक्शन का डुअल क्या होता है?
डुअल निकालने के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जितने भी डॉट आपको दिख रहे हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए प्लस के साथ। फंक्शन में प्लस भी होते हैं, फंक्शन में डॉट्स भी होते हैं। जितने डॉट है उसको प्लस से, जितने प्लस है उसको डॉट से रिप्लेस कर दो। सेकंड, जितने भी जीरोस हैं उनको रिप्लेस कर दो वंस के साथ। अगर फंक्शन में कहीं भी जीरो है तो वन लिख दो, जहां वन है उसको जीरो लिख दो। यही दो स्टेप होते हैं बस। एक अगला स्टेप नहीं है, ये प्रिकॉशन है, ये गलती नहीं करनी है आपको, ये मिस्टेक है जो कि नहीं करनी है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन ये है कि वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। डू नॉट कॉम्प्लीमेंट द वेरिएबल्स, डू नॉट कॉम्प्लीमेंट द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है ए बी प्लस सी डी, इसका हमें डुअल निकालना है। ठीक है, पहली चीज तो यह समझ में आना चाहिए हमेशा कि ए और बी के बीच में दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली वहां पे डॉट है। वी आर नॉट शोइंग इट, बट अगर कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं लिखा होता है, दैट मीन्स वहां क्या होता है, डॉट होता है। वैसे ही सी और डी के बीच में भी डॉट है, और ये प्लस तो हमेशा दिखता ही है। ठीक है, अब अगर मुझे इस फंक्शन का डुअल लिखना है, प्लस और डॉट को एक्सचेंज कर दो। ए और बी के बीच में जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, सी और डी के बीच में जो डॉट है वो प्लस हो जाएगा, और सॉरी डॉट है जो प्लस हो जाएगा, और ए बी और सी डी के बीच में जो प्लस है वो ये डॉट हो जाएगा, वो ये डॉट हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। ओके, अब देखिए डुअल निकालने हम सीख गए, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, अभी हमने एक फंक्शन का डुअल निकालना सीखा है, अब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी की। सिंपल है, इफ we have a valid Boolean equation, if we have a valid Boolean equation, if we have a valid Boolean equation, इक्वेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर है ना? इक्वेशन इज लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला, फंक्शन एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन एंड इक्वेशन में डिफरेंस है। If we have a valid Boolean equation, then if we apply dual on both sides, if we apply dual on both sides, if we apply dual on both sides, then the new equation, the new Boolean equation, then the new Boolean equation will also be valid, will also be valid। देखो सिंपल है, एक इक्वेशन है जो कि वैलिड है, इक्वल है, दोनों तरफ डुअल लगाओ, नया इक्वेशन मिलेगा, वो भी क्या होगा, वैलिड होगा।
देखो एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दोनों तरफ डुअल अप्लाई करो, अप्लाई डुअल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई डुअल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई डुअल on both sides, apply dual on both sides। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डुअल क्या होगा बताओ? देखो पहले तो b प्लस सी है, तो ये क्या हो जाएगा? b डॉट सी। ये डॉट है जो कि दिख नहीं रहा है, ये डॉट है, तो ये डॉट क्या बन जाएगा? प्लस। लेफ्ट हैंड साइड में डुअल हो गया, राइट हैंड साइड में भी डुअल लगाओ। ए डॉट बी की जगह आ जाएगा ए प्लस बी, ए डॉट सी की जगह आ जाएगा ए प्लस सी, ए डॉट सी की जगह क्या आ जाएगा? ए प्लस सी, और ये जो प्लस था ये डॉट में कन्वर्ट। अब ये भी तो वैलिड होता है ना, ये आपको पता ही है, ये सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाया तो आपको सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मिल गया। ओके, अब देखो आपको यह पता है ए डॉट जीरो कितना होता है बताओ? ए डॉट जीरो कितना होता है? जीरो लिखा हुआ है एंड लॉज में अपने, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो। दोनों तरफ डुअलिटी लगाओ, अप्लाई डुअल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई डुअल ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई dual on both sides, apply dual on both sides, apply dual on both sides। सो देखो ए ऐसे ही रहेगा, वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, डॉट विल चेंज टू प्लस, जीरो विल चेंज टू वन, राइट हैंड साइड में भी जीरो विल चेंज टू वन। ये भी तो वैलिड है ना, ए प्लस वन तो वन ही होता है। सो कहीं भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, आप अगर दोनों तरफ डुअल लगाओगे तो जो नया इक्वेशन मिलेगा वो भी वैलिड होगा। दैट इज सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, that is simply the principle of duality, that is simply the principle of duality। ओके, एक फंक्शन आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है। फाइंड एफ डुअल, मतलब डुअल, ठीक है, डुअल निकालिए, डुअल निकालो। सो एफ डुअल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस सी। आगे ना ब्रैकेट ओपन करके पूरा मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो एंड पूरा सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व करो।
ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। सो ये होगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी एंड डॉट विथ ए प्लस सी। ए बी सी, ए सी सी, बी बी सी, बी सी ए, बी सी सी। कुल मिला के ये आ गया ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी। जो टर्म्स दो बार है उनको दो बार लिखने की नीड नहीं है, तो ए बी अगर दो बार है तो दो बार लिखने की नीड नहीं है। ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसे ही कुछ आया। इसमें भी फर्स्ट और सेकंड में ए बी कॉमन निकाल दो, फर्स्ट और सेकंड में ए बी कॉमन निकाल दो, तो ये 1 प्लस सी रिड्यूस हो जाएगा प्लस बी सी प्लस ए सी। इट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही आ गया सबका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में एफ डुअल है, ध्यान से देखो, और राइट हैंड साइड में ये तो एफ के इक्वल आ गया ना, तो भाई एफ डुअल और एफ दोनों इक्वल आ गया, एफ डुअल और एफ दोनों इक्वल आ गया। हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई भी फंक्शन से स्टार्ट करोगे तो एफ डुअल इक्वल टू एफ आएगा, नहीं, ये एक पर्टिकुलर केस है, स्पेसिफिक केस है। ऐसे फंक्शंस जिसमें एफ डुअल और एफ सेम आ जाता है, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ डुअल फंक्शंस, दे आर कॉल्ड एज सेल्फ डुअल फंक्शंस, सेल्फ डुअल फंक्शंस, they are called as self dual function. A function is said to be self dual. A function is said to be self dual if it follows f is equal to f dual. If it follows f is equal to f dual. हर फंक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा, कुछ फंक्शन स्पेशल, वन ऑफ द केसेस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, हमेशा नहीं हो सकता ऐसा। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चंस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। वर्कबुक ओपन करते हैं, फिर देखेंगे आगे पढ़ेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो वर्कबुक ओपन कीजिए, ओपन योर वर्कबुक। ओके, चैप्टर 2 वहां पे कौन है पीछे? देखो प्रकाश से बात करो, वो चैप्टर 2 मैं किया नहीं हूं, विकास से बात करना पड़ेगा, उसको लगाता हूं। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर जब तक कि बाकी लोग को भी मिल जाएगी। अपलोड नहीं किया था पहले से मैंने उसको, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे।
ओके, अब देखो जैसे कि वेरिएबल्स हैं ए और बी, ठीक है, बुलियन वेरिएबल्स हैं ए और बी। ए और बी को यूज करके आप क्या क्या फंक्शंस बना सकते हो, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट भी एक फंक्शन हो सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी भी हो सकता है। आप ऐसे सोच के देखो कि ए और बी को यूज करके कितने अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग है ना, अलग अलग कितने अलग अलग फंक्शंस बना सकते हो। अच्छा एक चीज बता दूं यहां पे, अगर आप देखोगे कि ए डॉट ए प्लस बी है ना, ये एक फंक्शन है मान लो। अच्छा, फंक्शन ये भी हो सकता है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये फंक्शन भी चलेगा जहां पे एक वेरिएबल रिड्यूस हो गया। भाई नहीं है ए पे डिपेंडेंसी, ऐसा नहीं है कि हर फंक्शन में ए पे डिपेंडेंसी होगी होगी, कभी नहीं भी हो सकती है, कभी हो भी सकती है, ठीक है। यहां देखो, अगर मैं ए डॉट ए प्लस बी की बात करूंगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी आएगा, विच कैन बी रिटन एज ए प्लस ए बी, and this can be written as a dot 1 plus b, and this can be written as a dot 1, and this is equal to a. तो since ये देखिए यहां पे, since a dot a plus b is equal to a, since a dot a plus b is equal to a, they are not unique फंक्शन, या डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करना चाहिए, नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट फंक्शंस। इसको मैं दो काउंट नहीं करूंगा, इसको मैं एक ही काउंट करूंगा। दो फंक्शन अगर इक्वल आ गए तो वो अलग अलग नहीं हुए, वो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, वो एक ही हुए, तो मैं उसको सिंगल ही काउंट करूंगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी distinct Boolean functions, how many distinct Boolean functions are possible from two Boolean variables, from two Boolean variables a and b। ए और बी को यूज करके कितने फंक्शंस बन सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट Boolean functions are possible from two Boolean variables a and b। अब इसमें ना रैंडमली मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन तो मैं दे दिया कि भाई ए और बी में जितने फंक्शन हो सकते हैं सोच लो, आपने मेहनत करके लिख भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो भी डिफिकल्ट है बट आपने मान लो लिख भी दिया। तो मेरा अगला क्वेश्चन हो सकता है कि ए बी सी में कितने फंक्शंस हो सकते हैं, फिर आप नहीं सोच पाओगे, ये और ज्यादा टफ हो जाएगा। फिर 4 वेरिएबल हो जाएंगे तो और ज्यादा टफ हो जाएगा। फिर एट द एंड ये हो सकता है कि n वेरिएबल्स में से कितने फंक्शंस बन सकते हैं। तो ऐसे रैंडमली मत सोचो, कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए एटलीस्ट थोड़ा सा, बाकी तो फिर मैं बता ही रहा हूं। आप एक ऐसा टेबल बना सकते हो जिसका फाइनल कॉलम a डॉट ए प्लस बी होगा। ठीक है, बनाओ।
कैसे बनाओगे? स्टार्ट करोगे कहां से? ए बी, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। ये टेबल बनाओ, देन आई विल टेल यू कि व्हाट इज द बेनिफिट। जीरो जीरो, जीरो वन, 10 11, 00 01 10 11। ए प्लस बी का कॉलम क्या होगा? ए प्लस बी का कॉलम होगा 0 1 1 1, और ए डॉट ए प्लस बी का कॉलम क्या होगा? 0 0 1 1। परफेक्ट। अब ये चीज को ध्यान से देखो, व्हाट आई वांटेड टू से, ये देखो प्लीज सी, ए डॉट ए प्लस बी, इसको सॉल्व करके हम लोग कितना लेके आए थे? अगर दो फंक्शन इक्वल होते हैं, अगर दो फंक्शन इक्वल होते हैं तो उनका जो कॉलम है वो सेम होगा, ऑब्वियसली ना। बट ये लिंक है, मतलब इसका हम यूज करेंगे। स्टेटमेंट को फिर से सुनो, अगर दो फंक्शन इक्वल हैं तो उनके जो कॉलम है वो सेम है। अब ऐसा सोचो, आपको पूछा है कितने अलग अलग फंक्शंस होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग, उतने ही अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं जितने की अलग अलग कॉलम्स हो सकते हैं, उतने ही अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं जितने अलग अलग कॉलम्स हो सकते हैं। तो अगर आपने यह निकाल दिया कि कितने अलग अलग कॉलम हो सकते हैं, तो आप यह निकाल दोगे कि कितने फंक्शंस हो सकते हैं। बताओ एक बार, अब बन जाना चाहिए। कॉलम कितने हो सकते हैं? क्योंकि जितने कॉलम हो सकते हैं दैट इज द आंसर। ए और बी, ऐसा सोचो, ये देखो, ए और बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए एंड बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉलम्स है। मान लो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड सो ऑन। आप सोचो कितने कॉलम्स हो सकते हैं? अब तो बता देना चाहिए, बताओ। हाँ, 16। कैसे निकाले? 2 to the power 4। 4 क्यों? परफेक्ट। आप सोचो एक फंक्शन में कितने बिट है, मतलब एक कॉलम में कितने बिट है? 4 बिट। भाई एक कॉलम में तो 4 ही बिट होंगे ना। 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 16 कॉम्बिनेशन। अब ये बताओ कि 4 बिट ही क्यों है एक कॉलम में? ये सोचो, वाई 4 बिट्स इन 1 कॉलम? क्यों? क्या रीजन है उसका? क्योंकि इनपुट 2 है। इनपुट 2 है तो 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन है। इनपुट 2 है तो 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन है। 4 कॉम्बिनेशन है तो एक कॉलम में 4 बिट है। एक कॉलम में अगर 4 बिट है तो 4 बिट के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 16। सो इसका आंसर तो हो गया 16 फंक्शंस। अब क्या आप सोच सकते हो कि 3 के लिए क्या होगा?
वेरिएबल के कितने फंक्शंस? टू टू दी पावर 8 कितना होता है? 256। 8 क्यों? 3 इनपुट है, 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन। 8 कॉम्बिनेशन का मतलब है एक कॉलम में 8 बिट। एक कॉलम में अगर 8 बिट है तो ऐसे कितने अलग अलग कॉलम हो सकते हैं? 2 टू दी पावर 8। बिल्कुल करेक्ट। 2 टू दी पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब n के लिए भी बता दो। स्मॉल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, ये देखो, 2 वेरिएबल्स के लिए आंसर है 2 टू दी पावर 2, सॉरी 2 टू दी पावर 4। 2 वेरिएबल्स के लिए आंसर है 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16। 3 वेरिएबल के लिए 2 टू दी पावर 8 कितना? 256। n के लिए क्या होगा? परफेक्ट, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n। देखो, इसको ऐसे लिखो, ये देखो, जब 2 वेरिएबल थे तो 2 वेरिएबल के 2 टू दी पावर 2 कॉम्बिनेशंस थे। 2 टू दी पावर 2 कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जो आपका आउटपुट कॉलम है उसके 2 टू दी पावर 2 बिट्स थे, और इसके कितने कॉम्बिनेशंस या फंक्शंस हो सकते हैं? सो 2 का पावर 2 का पावर 2। जब 3 वेरिएबल्स की बात थी, 2 टू दी पावर 3 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मतलब जो आउटपुट कॉलम है उसमें 2 टू दी पावर 3 बिट्स। अब इतने बिट के हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3। फाइनली n वेरिएबल्स, 2 टू दी पावर n कॉम्बिनेशंस। 2 टू दी पावर n कॉम्बिनेशंस का मतलब है कि जो आउटपुट कॉलम है 2 टू दी पावर n बिट्स, एंड 2 टू दी पावर n बिट्स में हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n। सिंपल। यस, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर n। सो ये क्वेश्चन था ना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट है ना, दिस वन, कि क्वेश्चन क्या था जो हम सॉल्व कर रहे थे? डिस्टिंक्ट बुलियन फंक्शंस फ्रॉम n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 3 या n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे थे वो पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्टेटमेंट उसी फॉर्म में होगा। ठीक है, so yeah, if you want 2 to the power 2 to the power n number of distinct boolean functions from n variables, from n variables।
ठीक है, चलो निकालो बुकलेट, ओपन योर वर्कबुक, ओपन चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1, एक आइडेंटिटी आपको गिवन है ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। आपको इसका डुअल निकालना है, आपको इसका डुअल निकालना है। सो व्हाट विल बी द आंसर? ए प्लस बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी is equal to a plus b dot a complement plus c। a plus b dot a complement plus c। a plus b dot a complement plus c। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें डैश के फॉर्मेट में दिया है, डैश और कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है। अब आपका कंफर्ट लेवल है, मुझे कॉम्प्लीमेंट ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट में ही कन्वर्ट करूंगा लाइक दिस, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। देखो यहां पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट और लास्ट में से क्या कॉमन निकल रहा है? देखो सभी लोग यहां पे ध्यान से सुनो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक पॉइंट यहां पे बहुत ही बेसिक सा है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी यूज होगा, काफी ज्यादा आगे तक यूज होगा। फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन निकल जाएगा? एक्स कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड और लास्ट में क्या कॉमन निकल जाएगा? वाई। पहले मुझे क्या करना चाहिए, मतलब देखो ये जो टर्म है ना एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ये पहले के साथ भी कॉमन जा सकता है और सेकंड के साथ भी कॉमन जा सकता है। लास्ट टर्म कैन गो इन कॉमन विद द फर्स्ट टर्म एज वेल एज द सेकेंड टर्म। तो आप लोग बताओ किसको पहले लेना चाहिए, किसमें एडवांटेज होगा? इसको मैं पहले के साथ कॉमन लूं कि सेकंड के साथ कॉमन लूं फर्स्ट स्टेप में? कोई एक लेके चलते हैं, ठीक है, कोई भी एक लेके चलते हैं। चलो मैं काम करता हूं, लास्ट को सेकंड के साथ ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस ये एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। अब ये हुआ एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। आगे इतना एग्रीड? ठीक है, अब क्या करोगे आगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये वाई है, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों को अलग अलग स्प्लिट करोगे तो देखो ये हो गया एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई और ये हो गया वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना आ गया? एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। अगर मैं
लास्ट वाले को फर्स्ट के साथ कॉमन लेता तो आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल हो जाता है? ऐसा नहीं होता, वैसे ही होता लगभग, ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। लेकिन अब पहले यहां देख लो, उसके बाद नोट करना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिखा हूं, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। अब देखो, ये टर्म दोनों के साथ कॉमन जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस टर्म को मैं 2 बार लिख दूंगा, ये टर्म को मैं 2 बार लिख दिया। अब ये मैं कर सकता हूं क्योंकि a इज इक्वल टू ए प्लस ए हो सकता है। एक टर्म को आप कितनी बार भी लिख सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। बेनिफिट क्या हुआ इससे? बेनिफिट यह हुआ कि इन दोनों में x कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, इन दोनों में y कॉमन आ गया, एक ही स्टेप में आंसर आ गया। कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन हुआ कि अगर कोई एक टर्म ऐसा है जो दोनों के साथ रिड्यूस हो सकता है, तो आप यह मत सोचो कि पहले को करूं कि दूसरे को करूं, और एक एक करके भी मत करो, दोनों को एक साथ कर दो, दोनों को एक साथ कर दो। अब एग्जाम में आप इसको माइंड कैलकुलेशन में कैसे करोगे, यहां पे ध्यान से देखो। एग्जाम में हाउ यू विल सॉल्व इट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई। इसको देखो ध्यान से, एग्जाम में कैसे करोगे। सीधा देखोगे कि ये जो है, ये इसके साथ क्या कॉमन आ गया, हाँ, एक्स कॉम्प्लीमेंट, और इसमें क्या कॉमन आ गया, वाई। तो सीधे आंसर लिखोगे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, दैट्स इट। 2 बार भी लिखेंगे नहीं, ये माइंड कैलकुलेशन सीधा। फर्स्ट उसमें एक्स कॉम्प्लीमेंट, इन्होंने वाई, आंसर इज एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। नोट कर लो। ठीक है, जिसका नोट हो गया वो थर्ड ट्राई कर सकते हैं। So next is question number 3. X XOR with Y XOR with XY. देखो, कभी भी ना एक्सॉर में एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक साथ 2 एक्सॉर आ चुके, एक साथ आप 2 एक्सॉर सॉल्व नहीं कर सकते, एट ए टाइम आप एक ही एक्सॉर सॉल्व कर सकते हो। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि भाई एक को तो कंबाइंड टर्म मानना ही पड़ेगा। अब अगर आप देखोगे तो एक ही एक्सॉर है, अब आप सॉल्व करो, एक साथ 2 एक्सॉर को देख के कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक भी होगी, तो कंबाइन करो और एक ही एक्सॉर दिखना चाहिए, अब उसको सॉल्व करो। तो ये आएगा x XOR y का कॉम्प्लीमेंट
डॉट एक्स वाई प्लस एक्स एक्सॉर वाई के साथ एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक ही एक्सॉर है। अब ये तो एक्स नॉर हो गया, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, डीमॉर्गन्स लगाओ, ये होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट आएगा एक्स वाई, फिर एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई दिस इज जीरो, अगेन जीरो प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करने से आएगा एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। चेक करो ऐसी आवे। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा था वो यहीं पे यूज हो जाएगा कि भाई एक टर्म में वो दोनों के साथ रिड्यूस हो रहा है, तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि किसको करना है, दोनों को एक साथ करना है, और वो भी पूरा मैनुअली, आई मीन माइंड में। देखो कैसे, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, y, और इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x। सो आ गया आपका आंसर x प्लस वाई। आ गया आपका आंसर x प्लस वाई। ठीक है, हो गया क्वेश्चन थर्ड। चलो फोर्थ ट्राई कर लो जिसका हो गया। लास्ट वाले में ध्यान रखना, ये देखो डी का जो पहला टर्म है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है। ऐसा जब भी होता है तो टाइपिंग में मैक्सिमम टाइम होता है कि वो एक साथ दिखता है जैसे, तो वो उसको आप अलग कर लेना। डी का जो पहला टर्म है वो एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट अलग अलग है, वो एक साथ नहीं है। ठीक है, ऐसी एक दो जगह और मिस्टेक्स आगे हो सकती है, कभी ऐसा होगा तो खुद ही उसको एक बार ध्यान दे देना। ठीक है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4।
देखो, इसको ना ऑप्शंस से जाएंगे ना, बहुत इजी होगा। देखो, पहले आप बस ये चेक करो कि ऑप्शंस में से क्या एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट, कोई भी दो टर्म ऐसे हैं जहां से एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। एक बार चेक करके देखो, एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट है क्या पॉसिबल? नहीं है। पहली चीज कि ये पॉसिबल कब होता, ये पॉसिबल तब होता जब एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ वाई भी होता और वाई कॉम्प्लीमेंट भी होता, तब तो जाके मुझे एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट मिलता ना, जो कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं है, यह टर्म पॉसिबल नहीं है। और यह टर्म अगर पॉसिबल नहीं है तो यह ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो टर्म ही नहीं आ सकता कभी। अब अगर कोई भी एक टर्म गलत हो चुका है तो बाकी दोनों को चेक करने की नीड ही नहीं है। एक गलत है मतलब वो पूरा इक्वेशन आ ही नहीं सकता है। अब देखो एक्स वाई कहां से दिख रहा है, दिख रहा है कि एक्स वाई के दो टर्म है क्या? हाँ, यस, ये तो हो सकता है। ठीक है भाई, आगे चेक करना पड़ेगा। वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, यस, ये भी दो है। वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये भी दो टर्म, तो ये तो आ गया। तीनों टर्म आ सकते हैं। किस किस से आया चेक करो, एक्स वाई कौन कौन से टर्म से आया? ये दोनों से, तो ये दोनों कवर हो गए। वाई कॉम्प्लीमेंट जेड, ये दोनों से। वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सारे टर्म्स यूज हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है वो तो आ रहा है लेकिन कोई ना कोई एक टर्म यूज ही नहीं हुआ, मतलब रिड्यूस नहीं हुआ, तो ऐसा भी नहीं हुआ। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार सी को चेक करते, सी चेक करो, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई पॉसिबल है क्या? चेक करो, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई नहीं पॉसिबल है, सी गलत हो गया। एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल, नो, नॉट पॉसिबल, ये भी गलत हो गया। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 5 जो है ना वो सॉल्व आप लोग ही करना। मैं जस्ट उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है वो बता देता हूं, मतलब ऑप्शंस में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये देखो, तो जस्ट आप 5 एक बार खुद ही ट्राई कर लीजिएगा। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ए और सी बेसिकली सेम हो गया है और बी और डी भी सेम हो गया है। तो ये जो ब्रैकेट देना चाहता था बेसिकली इसका मतलब यहां पे ये प्लस नहीं था, ये इसको डॉट कर दो और इसको भी डॉट कर दो। तो अब ये ऑप्शंस अलग हो जाएंगे आपके, ए बी सी डी अलग, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, तो बस ऑप्शन 5 में ये ऑप्शन को करेक्ट कर लो, फिर 6 पे जाओगे सीधा। हम लोग यहां 6 डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6।
So we will go for question number 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे. देखो, पहले ये बताओ, इन दोनों को देखो, बस ये देखो, P एक्सॉर Q और P एक्सॉर Q, ये दोनों इक्वल है कि इनइक्वल है? इक्वल. और ये कौन सा डिटेक्टर है? इनइक्वालिटी डिटेक्टर की इक्वालिटी डिटेक्टर? इनइक्वालिटी. तो भाई इनइक्वालिटी डिटेक्टर इक्वल इनपुट्स को डिटेक्ट नहीं करेगा. तो इस पूरे का सॉल्यूशन, बीच वाले का सॉल्यूशन 0 होगा, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं करेगा. इन इक्वालिटी डिटेक्टर इक्वल इनपुट्स को डिटेक्ट नहीं करेगा. अच्छा, एक्सॉर 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट होता है क्या? यस, होता है. एक्सॉर अगर 1 के साथ होता है तो 0 के साथ तो नहीं होता होगा? नहीं होता है. ओके. अब इन दोनों को सॉल्व कर लो. एक्सॉर 0 के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है क्या? नहीं करता है. पी कॉम्प्लीमेंट एक्सॉर विथ क्यू. एक्सॉर गेट की स्पेशल प्रॉपर्टी, एक इनपुट पे अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो होल कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. पी एक्सॉर क्यू होल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. सो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, 6th. ठीक है. 7 भी ट्राई कर लो.
आगे आंसर ट्राई करो। हाँ, तो ये देखिए, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये है पी क्यू कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये तो हो गया क्यू, एंड ये क्या हो गया, क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों जाएगा नैंड गेट में, तो ये है पी क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्यू डॉट क्यू आर का कॉम्प्लीमेंट और इन सब का होल कॉम्प्लीमेंट। नैंड गेट यही होता है। अब डिमॉर्गन्स लगेगा इसमें, तो डिमॉर्गन्स लगेगा तो ये हो गया पी क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू आर, चेक, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये दो दो रिडक्शन एक ही स्टेप में होंगे, नेक्स्ट स्टेप में। मैं यहां पे दो स्टेप में करूंगा, बट आप इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं एग्जाम में। ये दोनों में से क्यू कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से क्यू कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये नेक्स्ट स्टेप भी आप इसी स्टेप में कर सकते थे। इसमें भी अभी के लिए मैं दो स्टेप कर रहा हूं आगे, ये अगेन आपके माइंड कैलकुलेशंस में कन्वर्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर एंड दिस विल बी इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर, तो ये एक ही स्टेप में आना चाहिए। वेदर आई शुड से कि यहां से ये एक ही स्टेप में आना चाहिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आज नहीं होगी कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हो,
बट प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो सकती है. सो क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एक ही स्टेप में होना चाहिए. इसके लिए कभी दो स्टेप लिखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए. तो इस लेवल तक हमें पहुंचना है. ठीक है. क्वेश्चन 8 ट्राई कर लो. क्वेश्चन 8 में पूछा है फंक्शन किसके इंडिपेंडेंट है. एक्स के इंडिपेंडेंट, वाई के इंडिपेंडेंट या जेड के इंडिपेंडेंट. तो इसका एक्सप्रेशन लिखने में ना 1 सेकेंड लगना चाहिए आपको. क्यों? 2 NAND गेट्स, दोनों का आउटपुट थर्ड NAND गेट में. वैसी सर्किट है ना, चेक करो. 2 NAND गेट, दोनों का आउटपुट थर्ड NAND गेट में. तो फंक्शन कैसा मिलता है? AB प्लस CD के जैसा मिलता है. लेकिन एक NAND गेट का एक इनपुट बबल्ड है. तो उसका अगर आप ध्यान रखोगे तो यह फंक्शन आपको मिलेगा, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई जेड. 1 सेकेंड में, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. 2 NAND गेट, दोनों का आउटपुट थर्ड NAND गेट में. इसमें एक्स वाई और जेड कुछ भी रिड्यूस नहीं हो पाएगा. जितनी भी मेहनत कर लो कोई रिड्यूस नहीं हो सकता. रिड्यूस होने का मतलब कि पूरा गायब ही हो जाना. या तो एक्स का पूरा गायब होना, या तो वाई का, या तो जेड का. पॉसिबल ही नहीं है. इट मींस ए बी और सी नहीं हो सकता. डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ एक्स वाई जेड इज रिडंडेंट. कोई भी रिड्यूस नहीं हो सकता. डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. D for Delhi is the correct answer. D for Delhi is the correct answer. ठीक है. क्वेश्चन 9 बाद में करना, छोड़ दो अभी. 9 अभी मत करो. 10 करो सीधा. 10, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन 9 फॉर योर प्रैक्टिस. एकदम सिंपल है, बेसिक.
क्वेश्चन नंबर 10। देखो, आपको हमेशा जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसका यूज करना है, जो हम सीखे हैं उसका अगर यूज होके टाइम सेव होगा तो टाइम सेव करना है। दो नॉर गेट, दोनों का आउटपुट तीसरे नॉर गेट में कैसा फंक्शन मिलता है, a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। उसमें भी यहां पे देखो, ऑन टॉप ऑफ इट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यूज होगा। देखो यहां पे सभी लोग यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। और पहली चीज, अगर किसी को ये लिखना पड़ गया कि भाई ये p प्लस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो हमारे इतने मेहनत करने और पढ़ने का फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर तो आप वैसे ही सॉल्व कर रहे हो जैसे कोई बिना पढ़े गेट एग्जाम देने जाएगा तो वो भी ऐसे ही सॉल्व करेगा। ठीक है, सो ये सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको क्या डायरेक्ट लिखते आना चाहिए, प्लीज सी, दो नॉर गेट, दोनों का आउटपुट एक तीसरे नॉर गेट में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो इसका आउटपुट p प्लस क्यू डॉट क्यू प्लस आर। इसको भी मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट लेवल पे लिखें। देखो कैसे, q प्लस p q प्लस आर। मैं यहां पे लिख रहा हूं बट एग्जाम में हम एक ही स्टेप में लिखेंगे, q प्लस p डॉट q प्लस आर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से क्या लिखोगे इसको, q प्लस p आर। ये पहला स्टेप होना चाहिए आपका सीधा। एंड इसमें देखो क्या होगा, r प्लस p r प्लस q, तो ये क्या हो गया, r प्लस पी क्यू, r प्लस पी क्यू। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद लास्ट में होल कॉम्प्लीमेंट लगाना है क्योंकि नॉर गेट है। ये भी एक स्टेप में होगा, देखो आगे, ये देखो q प्लस पी क्यू क्या होगा, q प्लस पी क्यू। अगेन मैं यहां पे लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं लिखेंगे, q प्लस पी क्यू, q कॉमन 1 प्लस p, कितना आ गया q। सो देखो q प्लस पी क्यू आपका q आ गया, r प्लस पी आर r आ गया, और एक होल कॉम्प्लीमेंट है। तो मैक्सिमम 3 स्टेप, ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, इससे ज्यादा कोई स्टेप नहीं होना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं ज्यादा स्टेप में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बट एटलीस्ट ये तो ना हो कि इसको p प्लस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ रहा है, उतना टाइम नहीं दे सकते। हाँ, ये को अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाए, उसको अलग स्टेप में लिखे वो चलेगा, बट एकदम ही कि दो नॉर गेट और आउटपुट एक तीसरे नॉर गेट में उसका भी यूज नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और फ्रेश माइंड में इसका दिमाग लगाएंगे। डिस्कशन रिक्वायर्ड है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, और कल सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा है, उसके बाद नए टॉपिक पे जाना है, विच इज एसओपी एंड पीओएस, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म, एसओपी, पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन जो कल हम पढ़ेंगे वो पूरा आपका डायरेक्टली यूज होता है सीक्वेंशियल के लास्ट डे तक, क्योंकि के मैप में भी आप लोगों ने कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली फोकस ज्यादा किया होगा एसओपी वाले पे, पीओएस वाला भी के मैप होता है, लेकिन वो पीओएस वाला के मैप तब समझ में आएगा जब पीओएस होता क्या है आपको पता रहे। तो कल इवनिंग की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग एसओपी और पीओएस, मिन टर्म, मैक्स टर्म पे फोकस करेंगे। तो कल की क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।